क्या आप भी टीचर बनने का सपना देखते हैं तो लग जाइए अभी से शुरुआत कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको स्टेट की 2026 की पूरी तैयारी कराएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं आप सभी के बीच स्टेट का सिलेबस लेकर के। तो स्टेट में दो पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 9th-10th के लिए होता है और सेकंड पेपर जो है वो 11th-12th के लिए होता है। और इसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं वो विषय से संबंधित 100 क्वेश्चन आते हैं, जबकि सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाता है आपको एग्जाम में। तो चलिए जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। अलग अलग सब्जेक्ट का अपना अपना जो सब्जेक्ट है उसका अलग अलग दिया हुआ है। तो हम समाज शास्त्र से हैं तो समाज शास्त्र के लिए सिलेबस यहाँ पे है। तो सबसे पहले इकाई 1 में दिया गया है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। उसके बाद में इसमें देखिए 15 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें क्या है कि 15 टॉपिक दिए गए हैं और 15 टॉपिक में आपको और भी सब टाइप टॉपिक दिया गया है, जिसको मिलाकर बहुत सारा क्या हो जाता है, बहुत सारा सिलेबस आप देख रहे हैं कितना बड़ा हो जाता है। लेकिन इसको इतना देख करके डर नहीं जाना है कि इतना लंबा सिलेबस हम कैसे कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करेंगे आप जरूर से जरूर एग्जाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। तो हम बताते हैं आपको कि कौन कौन सा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको पढ़ करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। किसे पढ़ना है किसे छोड़ना है ये आप जरूर समझ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक में है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। उसके बाद में है समाजशास्त्र का उद्भव। समाजशास्त्र का उद्भव यानी कि उसका विकास भी उसमें जुड़ा रहता है। समाजशास्त्र का उद्भव और विकास और अन्य विषयों से उसका संबंध क्या है, जैसे राजनीति विज्ञान से, दर्शन शास्त्र से, इतिहास से, कौन सा किससे संबंधित है। उसके बाद में आ जाता है समाजशास्त्र का क्षेत्र और उपागम। और अगला जो है सब टॉपिक वो है विज्ञान एवं समाज व्यवहार का अध्ययन। ये भी आपको पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना होगा वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता की समस्याएं। आगे वैज्ञानिक विधियां और वैज्ञानिक भाषा के बारे में भी पढ़ना है। वैज्ञानिक अध्ययन का अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, तत्व एवं विशेषताएं ये पढ़ना है। और आगे पढ़ना है अनुसंधान अभिकल्प, रिसर्च डिजाइन पढ़ना है। और आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण की तकनीकें और अभिवृद्धि का मापन और उसकी समस्याएं एवं मापने का पैमाना। ये तो इतना है। फर्स्ट यूनिट में इतना सारा है। और सेकेंड यूनिट में क्या है इसमें देखिएगा आप कि समाजशास्त्र में अग्रणी योगदान किसने किसने दिया है। वो है सैद्धांतिक प्रारंभ, प्रत्यक्षवाद और विकासवाद में हमें पढ़ना है कॉम्टे को, स्पेंसर को और मॉर्गन को। ऐतिहासिक समाजशास्त्र में हमें पढ़ना है कार्ल मार्क्स को, मैक्स वेबर को और सोरोकिन को। वही प्रकारवादी को भी पढ़ना है, उसमें पढ़ना है दुर्खिम, पेरेटो, पार्सन्स और मॉर्टन को। इन सबों को पढ़ना है। संघर्षवादी विचारधारा में पढ़ना है ब्लूमविच के और डरेंडा को और कोजर को। अब आगे आपको और भी पढ़ना होगा समाजशास्त्र में आधुनिक जो उपागम है उनके बारे में भी पढ़ना होगा। साथ ही साथ सूक्ष्म समाजशास्त्र और बृहद समाजशास्त्र के बारे में, मध्य सीमा का सिद्धांत और नव प्रकारवाद, विनियम सिद्धांत और अंतःक्रियात्मक समाजशास्त्र ये तो आपको पढ़ना है। तो सेकेंड यूनिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा यानी कि आधा जो है आधा सिलेबस पूरा हो जाता है। तीसरा यूनिट में है कि सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन।
इसमें क्या क्या पढ़ना है? सामाजिक संरचना की अवधारणाएं एवं प्रकार को पढ़ना है। आगे आपको सामाजिक संरचना के विभिन्न उपागम, संरचनात्मक प्रकारवादी और संरचनावादी और मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ना है। सामाजिक संरचना के तत्व को पढ़ना है। व्यक्ति एवं समाज और सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक समूह, अवधारणा एवं प्रकार, परिस्थिति और भूमिका, ये सब पढ़ना है। और परिस्थिति एवं भूमिका के निर्धारक और उनके प्रकार, और सरल एवं जटिल समाजों की भूमिकाओं के आयाम, भूमिका संघर्ष, सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक संस्कृति और व्यक्तित्व, अनुरूपता एवं सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, अल्पसंख्यक समूह और बहुसंख्यक समूह से संबंध, और धर्मनिरपेक्षता और एकीकरण के बारे में हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में क्या है कि सामाजिक स्तरीकरण एवं गतिशीलता के बारे में पढ़ना है। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणाएं, प्रकार और उसके परिणाम को जानना है। असमानता और स्तरीकरण के आयाम एवं आधारों को भी जानना है। स्तरीकरण के अध्ययन के सैद्धांतिक उपागम और प्रकारवादी एवं संघर्षवादी उपागम, ये पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना है सामाजिक स्तरीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, जो कि एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है। सामाजिक गतिशीलता के प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी पढ़ना है। अंतः पीढ़ीगत गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता, इन सबों पे हमारा वीडियो आ चुका है, तो आप अगर पढ़ना चाहें तो हमारे सोशियो की पॉइंट पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप जा कर के पढ़ सकते हैं। आगे खुली एवं बंद गतिशीलता की व्यवस्था, ये भी जानना है। 5वां यूनिट में है जाति व्यवस्था एवं उसमें परिवर्तन। जाति व्यवस्था एवं उसमें परिवर्तन, इसमें पढ़ना है जाति व्यवस्था और उसमें परिवर्तन। साथ ही साथ पढ़ना है जाति के आर्थिक, संरचनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जानना है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को जानना है। और हिंदू और गैर हिंदू जातियों में असमानता और सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ना है। आगे पढ़ना है जातीय गतिशीलता, अनुसूचित जाति एवं अस्पृश्यता के बारे में, अनुसूचित जातियों के में परिवर्तन, अस्पृश्यता के उन्मूलन और औद्योगिक एवं कृषि वर्ग संरचना, इन सबों के बारे में जानना है। छठा में है परिवार, विवाह एवं नातेदारी। परिवार, विवाह एवं नातेदारी से भी हमारे वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें क्या है, परिवार, विवाह, नातेदारी की संरचना, कार्य एवं प्रकार, सामाजिक परिवर्तन तथा आयु एवं लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन, विवाह, परिवार, नातेदारी में परिवर्तन, और औद्योगिक समाज में परिवार का महत्व क्या है उसे भी जानना है। नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधता एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक संबंध क्या है, इसके बारे में भी जानना है। साथ ही साथ और क्या जानना है, नातेदारी में जो बदलाव हो रहे उन स्वरूपों के बारे में जानना है। संयुक्त परिवार की व्यवस्था है उसे भी जानना है, और संयुक्त परिवार के संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक पक्ष क्या है उसे भी जानना है, और संयुक्त परिवार का बदलता वो स्वरूप जो है या विघटन किन कारणों से हो रहा है वो भी जानना है। 7वां यूनिट में है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन में कौन कौन सा हो जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक संरचना एवं संगठनों के तत्व। नौकरशाही में कार्यदोषी या उसकी विशेषताएं, नौकरशाही एवं राजनीति का विकास, राजनीति समाजीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता के प्रकार, लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी स्वरूप, स्वैच्छिक संगठन, ये है 7 हो गए। अब 8वां में है आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में क्या क्या हमें पढ़ना है, संपत्ति का अवधारणा पढ़ना है, संपत्ति की अवधारणा, श्रम विभाजन के सामाजिक आयाम, विनिमय के प्रकार, पूर्व औद्योगिक एवं औद्योगिक आर्थिक व्यवस्थाओं के सामाजिक पक्ष को जानना है। औद्योगिकरण एवं राजनीतिकरण, शैक्षणिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं स्तरीकरण संबंधी क्षेत्रों में परिवर्तन क्या आए हैं उसके बारे में जानना है। साथ ही साथ आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक एवं परिणामों को जानना है।
9th यूनिट में है राजनीतिक व्यवस्था। इसमें क्या क्या जानना है? राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा, तत्व एवं प्रकार, राजनीतिक व्यवस्था के कार्य, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं उसको जानना है, राजनीतिक प्रक्रियाएं जिसमें व्यक्ति, समूह, राजनीतिक संगठन, दल एवं अन्य अभिकरण आ जाते हैं, शक्ति, सत्ता, वैधता की अवधारणा, आधार और प्रकार, ये सब भी जानना है। राजविहीन समाज क्या होता है इसके बारे में भी जानना है, और राजनीतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सहभागिता ये भी जानना है। राज्य की विशेषताएं आगे जानना है। लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी समाजों में अभिजात वर्ग एवं जनता की शक्ति क्या है। राजनीतिक दल एवं मतदान के बारे में जानना है। नेतृत्व के बारे में जानना है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक स्थिरता के बारे में जानना है। 10th यूनिट में है शैक्षणिक व्यवस्था। शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? शिक्षा की अवधारणा एवं उद्देश्यों को जानना है। दर्शन शास्त्र के प्रमुख विचार जैसे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद को जानना है। शिक्षा पर इन विचारधाराओं का क्या प्रभाव है उसे जानना है। समाज में शिक्षा का क्या महत्व है उसे भी जानना है। लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय समझ एवं राष्ट्रवाद में शिक्षा की क्या भूमिका है वो भी जानना है। साथ ही हमें जानना है शिक्षा में नई प्रवृत्तियां कौन सी आई हैं। विद्यालय, परिवार, समाज, राज्य एवं धर्म की शिक्षा तथा समाजीकरण में क्या भूमिका है इसे जानना है। जनसंख्या शिक्षा इसके बारे में जानना है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन जो कि पियरे बोर्दोई क्या है के माध्यम से शिक्षा में क्या परिवर्तन है उसे भी पढ़ना है। शिक्षा एवं समाजीकरण, शिक्षा, सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता एवं आधुनिकीकरण ये हमें जानना है। और अगला जो टॉपिक है, अगला यूनिट है धर्म। धर्म में हमें क्या क्या जानना है? धर्म में हमें धार्मिक घटनाओं के बारे में जानना है। पवित्र और अपवित्र की अवधारणा क्या है इसे जानना है। धर्म के सामाजिक कार्य और दुष्कार्य क्या होते हैं वो जानना है। धर्म, जादू, धर्म और विज्ञान क्या है इसके बारे में भी जानना है। सामाजिक परिवर्तन एवं धार्मिक धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है उसके बारे में जानना है। अगला यूनिट है सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास में क्या पढ़ना है? सामाजिक परिवर्तन के कारक, आर्थिक, जैविक एवं तकनीकी। अगला है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, विकासवादी, प्रकारवादी और संघर्षवादी। सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण और विकास, लोकतांत्रिकरण, समानता एवं सामाजिक न्याय के बारे में भी जानना है। आगे जानना है सामाजिक पुनर्निर्माण के बारे में, भूमिका संघर्ष, युवा असंतोष, पीढ़ीगत अंतराल और महिलाओं की बदलती स्थिति के बारे में जानना है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख स्रोतों के बारे में एवं परिवर्तन के प्रतिरोध के बारे में भी जानना है। पश्चिमी सुधारक आंदोलनों का प्रभाव क्या पड़ा वो भी जानना है। सामाजिक आंदोलन कौन कौन से हैं वो भी जानना है। आधुनिकीकरण एवं नागरिकीकरण, नगरीकरण और दबाव समूह आगे जानना है हमें। नियोजित परिवर्तन के कारक, पंचवर्षीय योजनाएं, विधायी एवं कार्यकारी उपाय इसके बारे में जानना है। संरचनात्मक अंतर्विरोध एवं घटना इसके बारे में जानना है। वर्तमान में सामाजिक बुराइयां, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तस्करी और कालाधन इसके बारे में जानना है। अगला यूनिट में भारतीय समाज। भारतीय समाज में हमें क्या जानना है? पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये जानना है। आधुनिक युगों में सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता के बारे में जानना है। भारतीय समाज पर बौद्ध धर्म, इस्लाम और पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव पड़ा वो जानना है। निरंतरता और परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं ये जानना है। अब 14वां यूनिट में है जनजातीय समाज। जनजातीय समाज में हमें क्या पढ़ना है? भारत के प्रमुख जनजातीय समुदायों के बारे में जानना है। जनजातियों की विशिष्ट विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये जानना है। जनजाति एवं जाति क्या है दोनों के बारे में जानना है। वहीं संस्कृतिकरण एवं एकीकरण के बारे में जानना है। बिहार की जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याएं कौन कौन सी हैं ये हमें जानना है। जनजातीय कल्याण की विभिन्न दृष्टिकोण के बारे में जानना है। संवैधानिक एवं सरकारी संरक्षण
भारत में जनजातीय आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, बिरसा आंदोलन, झारखंड आंदोलन और जनजाति विकास में इन आंदोलनों का क्या महत्व है, इसे हमें जानना होगा। 15वां यूनिट में है जनसंख्या की गतिशीलता। इसमें हमें पढ़ना होगा जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, जिसमें हमें पढ़ना होगा मार्थल्सवादी सिद्धांत, जैविकीय सिद्धांत और जननांगीकी संक्रमण सिद्धांत, अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत। इन सब सिद्धांतों के बारे में जानना होगा। साथ ही जानना होगा जनसंख्या संरचना के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, लिंग, आयु, विवाह की स्थिति। आगे हमें जानना होगा प्रजनन, मृत्यु और प्रवास के निर्धारक कौन कौन से हैं, ये जानना होगा। भारत में जनसंख्या नीति की क्या आवश्यकता है, इसे जानना होगा। जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके बारे में। परिवार नियोजन के स्वीकार करने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक निर्धारक कौन कौन से हैं, ये जानना है। और प्रथम से 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं के माध्यम से जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम चले, उसके बारे में जानना है। जनसंख्या शिक्षा, इसके अवधारणाएं, उद्देश्य, पक्ष, अभिकरण एवं तकनीकों के बारे में जानना है। तो ये थी जो फर्स्ट पेपर है उसका जो 100 नंबर का आता है, इसमें 15 यूनिट है। अब अगला जो है ये शिक्षण कला एवं अन्य कौशल जो है, इसमें से हमें 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन शिक्षण से होता है और जो 20 क्वेश्चन है वो अन्य कौशल से दिए जाते हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, गणित, अभिरुचि या रीजनिंग, ये सब से होता है। इसमें भी हमें शिक्षण कला में क्या पढ़ना होता है, शिक्षण एवं अधिगम, अर्थ, क्रिया एवं विशेषताएं पढ़ना होता है। शिक्षण के उद्देश्य एवं निर्देशनात्मक उद्देश्य, अर्थ एवं प्रकार, ब्लूमर का वर्गीकरण, ये पढ़ना होता है। और शिक्षण विधियों के प्रकार, विशेषताएं, गुण एवं दोषों को जानना होता है। पाठ्य योजना के प्रकार, प्रारूप एवं विभिन्न मॉडल जो है उसके बारे में जानना होता है। सूक्ष्म शिक्षण और निर्देशात्मक विश्लेषण, प्रभावी कक्षा वातावरण और पाठ्यक्रम एवं पुस्तकालय और शिक्षा के गुण, मूल्यांकन एवं अधिगम हेतु आकलन और पाठचर्या, और शिक्षण एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, इसके बारे में। शिक्षण सहायक सामग्री और एवं करके सीखना, ये सब टॉपिक जो है वो आपको शिक्षण कला में पढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक हो जाता है फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट देखते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग इसमें से 10-15 क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो सेकेंड यूनिट है इसमें से 30 से 35 क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं, क्योंकि ये जो सारे जो टॉपिक है वो इसमें समाहित, बहुत सारे टॉपिक जो है वो इसमें समाहित हो जाते हैं सेकेंड यूनिट में। तो वही चीज़ें जो है वहाँ पे अलग करके दूसरे यूनिट में दिया गया है, जिसको हम लोग फर्स्ट ये जो सेकेंड यूनिट है जो थिंकर्स का पार्ट है उसमें समझ सकते हैं, उसको समझ करके हम वो क्वेश्चन बना सकते हैं अगला यूनिट का। और तीसरा यूनिट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा यूनिट जो सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता पर आधारित है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आप कुछ स्मार्ट वर्क करके इस बड़े से सिलेबस जो है उसको थोड़े दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना ना भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चले जाए और आप अच्छे से उसको रीड कर पाएँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।